केमिकल साइंस के अंदर अब जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये काम दिया जा रहा है, दैट इज द डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जो सबसे ज्यादा आज हमारे काम आ रही है दैट इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, चलिए आज हम जब डायग्नोस की बात करते हैं तो हमारे पास डायग्नोसिस के दो वे हैं, एक है हमारा कन्वेंशनल मेथड और एक है हमारा मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल मेथड के अंदर हम क्या काम लाते हैं, यूरिन एनालिसिस एंड द सीरम एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस एंड द सीरम एनालिसिस। थोड़ा सा आप अपने बिहेवियर की तरफ जाओ, रियल लाइफ की तरफ जाओ कि हम एक डॉक्टर के पास जनरली कब जाते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई सिम्टम आया, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ या और कोई व्हाटएवर जो भी सिम्टम आया, तो सिम्टम की रिगार्डिंग अगर रिकवर नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर से मिलेंगे। तो डॉक्टर सबसे पहले हमें क्या कहता है कि हाँ भी आपको क्या क्या समस्या है बताते जाओ। अब जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, तो डॉक्टर क्या करता है, एक पेज की साइड में सारी बातें लिखता जाता है, जो भी आपकी समस्या थी, जो भी आपने प्रॉब्लम फील की, जो भी आपका फीलिंग फैक्टर आया उसको लिखकर। तो डॉक्टर क्या करता है, एक साइड में सारी बातें लिखता गया। फिर जब आपने बोलना बंद कर दिया, जब आप बिल्कुल शांत हो गए, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो सारी समस्याओं को दोबारा रीड करेगा, रीड करके अपना एक्सपीरियंस लगाएगा कि आपकी बॉडी में जो जो सिम्टम आ रहे हैं, जो जो बातें आप बता रहे हो, तो व्हाट कैन बी डिसऑर्डर, व्हाट कैन बी द डिसऑर्डर। अगर वो उसको डिसऑर्डर समझ में आ गया तो क्या करेगा, मेडिकेशन देगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया, श्योर नहीं हो पाया, तो वो क्या करता है, टेस्टिंग की तरफ जाता है, टेस्टिंग की तरफ जाता है। और वो पहले क्या टेस्ट करता है, यूरिन एंड द सीरम। वो क्या देखने की कोशिश करेगा कि ब्लड के कंपोजिशन में, यूरिन के कंपोजिशन में क्या चेंज आए हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सीरम एनालिसिस करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, इनकी रिपोर्ट हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब पैथोलॉजिकल सिम्टम की तरफ जब गए तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम हमारे में थे, क्लिनिकल सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं बट पैथोलॉजिकली रिपोर्ट हमारी नॉर्मल है। तो क्या पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है उस पैथोजन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम थी और वो हमारे पैथोलॉजिकल में नहीं आ पाई। कई बार उल्टा भी होता है, ये भी मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, क्लिनिकली कोई सिम्टम ही नहीं है और पैथोलॉजिकल सिम्टम है। अभी कोविड के केस में दोनों चीजें डिस्कस कर ली, दोनों चीजें, कई कोविड पॉजिटिव थे, सिम्टम नहीं थे, कई में सिम्टम थे, रिपोर्ट नेगेटिव थी, दोनों चीज देखने को मिली। तो हमेशा मेडिकल लाइन में क्या होता है, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल दोनों को कोरिलेट किया जाता है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी ली जाती है और क्लिनिकल भी ली जाती है। पैथोलॉजिकल नॉर्मल है, क्लिनिकल सिम्टम है तो भी दवाई जाएगी, क्लिनिकल नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल सिम्टम है तो भी दवाई दी जाएगी। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके मेडिकेशन दी जाती है। इज इट क्लियर? अब यहां एक बड़ा इशू क्या बन जाता है कि बॉडी में पैथोजन तो है, पैथोजन तो है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है, कम होने के कारण वो यूरिन एनालिसिस या सीरम एनालिसिस में कैप्चर नहीं हो पाया, कैप्चर नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो वो बॉडी के अंदर प्रोपेगेट करता जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, बॉडी को डैमेज करता जा रहा है, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो कंसंट्रेशन कम है। तो अगर हम किसी मेथड को लगाकर पैथोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा लें तो हम उसे आराम से बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल हम पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए मॉडर्न मेथड को काम लाते हैं। मॉडर्न मेथड में हम क्या यूज करते हैं, आरडीटी, एलाइजा एंड द पीसीआर। आरडीटी, एलाइजा और पीसीआर जो है ये हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ डायग्नोसिस है। यूरिन एनालिसिस एंड सीरम एनालिसिस हमारे कन्वेंशनल मेथड है। इन कन्वेंशनल मेथड में अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, कन्वेंशनल मेथड में अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, जबकि मॉडर्न मेथड में अर्ली डिटेक्शन आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया। और ये बात हम सब जानते हैं कि जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, जितना जल्दी डायग्नोज होगा, जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी उसका ट्रीटमेंट उतना आसान होगा। ये बात हम सब जानते हैं। आज जैसे जनरल बात करते हैं कैंसर को लेकर, कहते हैं कैंसर जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ में आएगा उसका ट्रीटमेंट उतना आसानी से होगा, अगर लेट स्टेज में पकड़ में आएगा तो ट्रीटमेंट में समस्या आएगी। ये एक जनरल सी आज हमारी टेंडेंसी बन गई है कि डिजीज को जितनी जल्दी से कोविड में क्या कहा था कि सिम्टम आते तुरंत दिखा लो, कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लो, अर्ली स्टेज में मेडिकेशन शुरू कर दो, लेट स्टेज में मत जो नुकसान बढ़ जाएगा, है ना। दूसरे को ना किसी भी क्या करते हैं, आपने कोई भी सिम्टम आया तुरंत चेक करो, तुरंत आरटीपीसीआर कराओ। जितना जल्दी आरटीपीसीआर कराओगे, जितना जल्दी आपकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, तो क्या होगा, इसमें तुरंत मेडिकेशन शुरू कर देंगे, वेट नहीं करना। क्योंकि वेट करोगे तो वेट करने का मतलब वो पैथोजन मल्टीप्लाई कर गया, बॉडी को नुकसान ज्यादा करेगा। जितना जल्दी आपने डिटेक्ट किया आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा रिकवर होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। तो आज अर्ली डिटेक्शन के लिए हम मॉडर्न मेथड यूज करना शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या काम लाते हैं हम, आरडीटी, एलाइजा, पीसीआर। आरडीटी, एलाइजा, पीसीआर आज हमारे मॉडर्न मेथड है, हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन। चलो एनसीआर थ्योरी पढ़ते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस आर द पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली डिटेक्शन मेथड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट डिटेक्शन मेथड। एक क्वेश्चन तो यहां से आता है। चलिए हां, अब अगर अपन बात कर ले हैं पीसीआर की, जैसे एनसीआर में एग्जांपल दिए, एग्जांपल से देता हूं कि हमें कैंसर का डिटेक्शन करना है। सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन हम सबकी बॉडी में है। अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें बदल जाएगा, ऑन्कोजीन में। किसमें बदल जाएगा, ऑन्कोजीन। तो हमें ये पता करना है हमारी बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन है या ऑन्कोजीन है। अब ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये तो वाइल्ड है और जो ऑन्कोजीन है ये म्यूटेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाइल्ड के अगेंस्ट प्रोब तैयार कर लिए। वाइल्ड के अगेंस्ट क्या क्या कर लिए हैं, प्रोब। याद करो प्रोब क्या होते हैं, प्रोब हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है जो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, और प्रोब के अंदर हमेशा क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी। प्रोब आर द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए हैविंग रेडियो एक्टिविटी। अब हमने क्या किया, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था वही तरीका फॉलो किया जाएगा। ब्लोटिंग तक के हमारे सारे स्टेप नॉर्मल आएंगे। ब्लोटिंग के अंदर हमारे पास यहां पर डीएनए के अलग अलग बैंड है। इतना काम करने के बाद मैंने इस ब्लॉट पेपर पे क्या मिला दिए हैं, प्रोब। अब ये जो प्रोब है ना बच्चे, ये प्रोब मेरा प्रोटो ऑन्कोजीन का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो प्रोब मैंने लिया है ये प्रोब मेरा प्रोटो ऑन्कोजीन का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब अगर इस पेपर पे प्रोटो ऑन्कोजीन है, अगर पेपर पे प्रोटो ऑन्कोजीन है तो ऑब्वियस है वहां से प्रोब जाकर जुड़ जाएगा, और अगर प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं है तो प्रोब जाकर बाइंड नहीं करेगा। अब मेरे को क्या पता लगेगा प्रोटो ऑन्कोजीन है या नहीं है, या प्रोब जुड़ा या नहीं जुड़ा। मैं क्या करूंगा, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करूंगा मैं, ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी में मेरे को बैंड दिखाई देगा
बैंड अपीयर हो रहा है, बैंड अपीयर हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या श्योर हूं कि प्रोब है, प्रोब है, इसका मतलब मैं क्या श्योर हूं कि यहां प्रोटो ऑन्कोजीन है। क्यों श्योर हूं? क्योंकि प्रोब तो मेरा प्रोटो ऑन्कोजीन का कॉम्प्लीमेंट्री था। अगर पेपर पे प्रोटो ऑन्कोजीन है, अगर पेपर पे प्रोटो ऑन्कोजीन है तो ऑब्वियसली है प्रोब जाकर जुड़ेगा। और मेरे को कैसे पता लगेगा? ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा तो मेरे को तो बैंड नजर आ गया, बैंड नजर आ गया, इसका मतलब श्योर हूं कि वहां प्रोब है। क्यों है? प्रोटो ऑन्कोजीन। और अगर मेरे को बैंड नजर नहीं आया तो सोचो बच्चों क्या है, तुम सोचो, अगर मेरे को बैंड नजर नहीं आया तो क्या होगा? लगाओ दिमाग, कमेंट करो दिमाग लगा के। अगर तो बताओ, अगर बैंड नजर नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन को जीन ऑन्कोजीन है। यस, ऑन्कोजीन है। क्यों? प्रोटॉन का कॉम्प्लीमेंट्री था, प्रोटॉन को जीन वहां नहीं है तो प्रो भी नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब वहां ऑन्कोजीन है। तो हमने बहुत जल्दी पता लगा लिया बॉडी में ऑन्कोजीन है, तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां से हम म्यूटेंट जीन को आसानी से पहचान सकते हैं? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द कैंसर सेल। आपके एनसीईआरटी की लाइन है, म्यूटेशन इन द कैंसरस सेल। तो ये 3 एप्लीकेशन थी आपके मेडिकल साइंस के अंदर। 3 एप्लीकेशन आपके मेडिकल साइंस में थी, 7 एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में थी, ठीक है, और 3 मेडिकल साइंस में थी। तो लगभग हमारा चैप्टर फिनिशिंग की तरफ है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन काफी इसमें से आते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है? हमने कोई एक एनिमल सेल ली, एनिमल सेल लेने के बाद हमने इस सेल के अंदर क्या कर दिया? अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मैंने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का सिलेक्शन किया, और रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का सिलेक्शन करके मैंने इसको ग्रो करवाया, और ग्रो करवा के क्या बनाया? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को मैंने यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया। तो यूट्रस में ट्रांसप्लांट करने से मैंने पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो ये जो मेरा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेरा जीएमओ। क्या कहलाएगा? मेरा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, ये मेरा प्लांट भी हो सकता है, ये मेरा एनिमल भी हो सकता है, और ये मेरा माइक्रोब्स भी हो सकता है। हमने माइक्रोब्स के एग्जांपल पढ़े, प्लांट के एग्जांपल पढ़े, पर थोड़ा सा विचार करो, हमने एनिमल के एग्जांपल नहीं पढ़े। क्यों? एनिमल के जीएमओ बनाना मुश्किल टास्क है। क्यों मुश्किल है? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, याद है ना? तो कि पहला एनिमल की सारी सेल टोटेपोटेंट नहीं है, दूसरा एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आसान नहीं होता, वो टेस्ट में कभी भी नहीं करवा सकते, यूट्रस में ट्रांसफर करने पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि हमने एनिमल के जीएमओ क्यों बनाए? क्या कारण है? एनिमल जीएमओ बनाने का हमारा मेन टारगेट क्या, उद्देश्य क्या, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एनिमल के जीएमओ बनाने के अंदर हम कभी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन को क्राइटेरिया नहीं बना सकते। एनिमल हमारा कभी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेस नहीं बनता। क्यों? एनिमल की रेट ऑफ ग्रोथ कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो है, तो एनिमल में कभी भी मैं लार्जर बायोमास की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का हमारा मेन टारगेट बायोमास प्रोडक्शन नहीं है। अगर मेरे को बायोमास चाहिए तो बायोमास बनाने के लिए सबसे अच्छा माइक्रोब्स की उसकी मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ही ज्यादा है। माइक्रोब लेवल पे बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रेट ज्यादा है। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट के अंदर मेरा मेन टारगेट क्या है? रेजिस्टेंस पावर लाना। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए मैंने प्लांट में क्या लाऊंगा? रेजिस्टेंस पावर। तो मैंने एनिमल के जीएमओ क्यों बनाए? ना तो मेरा बायोमास है, ना मेरी रेजिस्टेंस पावर है। एनिमल के बायोमास, एनिमल के जीएमओ बनाने का सबसे मेन टारगेट हमारा क्या है? रिसर्च वर्क। क्यों बनाए एनिमल के जीएमओ? रिसर्च वर्क करने के लिए। फिर आज हमारे पास जितने भी एनिमल के जीएमओ हैं, एनिमल के केस में 95% से भी ज्यादा तो माइस है। अब माइस बेटा बहुत ही छोटे होते हैं, इनमें क्या लार्ज स्केल प्रोडक्शन लिया जाए? लार्ज स्केल प्रोडक्शन का कंसर्न ही नहीं। तो एनिमल के जीएमओ बनाने का मेन टारगेट कभी भी हमारा बायोमास नहीं होता, हमारा टारगेट होता है रिसर्च वर्क। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनिमल के जीएमओ क्यों बनाए जाते हैं, कारण क्या है? बायोमास नहीं होता कारण। क्या कारण है? मेन लार्ज रिसर्च वर्क। बहुत सारे रिसर्च वर्क ऐसे जो हमने एनिमल पे किए हैं, लाइक जो आपकी एनसीईआरटी देती है। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज। इसी को अपन समझते हैं कि कैसे हमने ये काम किया है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के साथ में डिजीज की बात करते हैं, है ना? कैसे? देखो, ये कोई ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। डीएनए के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए के अंदर यहां ये एक जीन है। तो ये जीन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे फिजियोलॉजी को मैनेज करता है, कैसे हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, मेरे को सारी स्टडी करनी है। तो क्या इस सारी स्टडी को करने के लिए मैं इस ह्यूमन को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बना सकता हूं क्या? बताओ बच्चों, क्या मैं इस ह्यूमन को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की फॉर्म में ले सकता हूं? नेवर। क्यों? कारण क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमेशा नुकसान का चांस होता है, तो ह्यूमन के नुकसान का चांस भी होगा। तो ह्यूमन को मैं कभी भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस जीन को यहां से निकालूंगा, और यहां से निकालकर किसमें भेज दूंगा? माइस में। किसमें भेज दूंगा? माइस में। तो माइस में भेजकर मैंने क्या बना लिया? ट्रांसजेनिक माइस। अब जो क्या बना लिया मैंने? ट्रांसजेनिक माइस। अब ट्रांसजेनिक माइस पर मैं अपना रिसर्च करूंगा कि जीन कैसे काम करता है, कैसे फिजियोलॉजी को मैनेज करता है, कैसे डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इस जीन की एक्टिविटी को कभी भी ह्यूमन में स्टडी नहीं कर सकता, तो ह्यूमन से निकालकर मैंने कहां भेजा? माइस में। तो माइस के अंदर मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है? वो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पढ़ेंगे लाइन क्या कहती है? ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। जिस जीन के बारे में आपको पढ़ना है उसको ह्यूमन से निकाल लिया और माइस में भेज दिया, है ना? एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ सच एज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मतलब इंसुलिन जैसे और भी बहुत सारे फैक्टर हमारी बॉडी में जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर हम उनको स्टडी करना चाहते हैं तो ह्यूमन में करेंगे या माइस में करेंगे? यस, कहां करेंगे? माइस में। कहां ले जाकर करेंगे? माइस में। उसके बाद सेकंड पार्ट है स्टडी ऑफ डिजीज। अब मान लो ये जो जीन है ये जो कैंसर कॉजिंग जीन है, कौन सा जीन? कैंसर। तो क्या मैं कैंसर की स्टडी करने के लिए ह्यूमन में कैंसर करवाऊंगा? क्या ह्यूमन में कैंसर करवा के उसकी फिजियोलॉजी डेवलपमेंट या उसका सिम्टम डायग्नोस स्टडी होगा? नहीं। मैं क्या करूंगा? इस डिजीज को, इस जीन को दूसरे एनिमल में लेकर जाऊंगा, वहां ये डिसऑर्डर करवाऊंगा और वहां उसके सिम्टम पढ़ेंगे कि क्या उसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो हमारा अगला टारगेट होता है स्टडी ऑफ डिजीज। तो एनसीईआरटी 4 डिसऑर्डर देती है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द अल्जाइमर डिजीज। तो इन डिजीज को स्टडी करने के लिए हमने क्या बना रखा है? रोल मॉडल।
क्या बना रखे हैं? रोल मॉडल। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एनिमल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द अल्जाइमर। यहां से बच्चों क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज। क्लियर? चलिए थर्ड बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ऐसे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी जो हमने ह्यूमन के प्रोडक्ट जो हमने माइक्रोब्स में अदर एनिमल में बनाए, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमने कहां बनाया है? ट्रांसजेनिक शीप। ट्रांसजेनिक शीप, और इसको हम कहां काम लाते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां बनवाया गया है? ट्रांसजेनिक शीप। उसके बाद में सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिनाइल कीटोन यूरिया एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस। और भी बहुत सारे केस हैं। एक एग्जांपल आपको दिया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा। एक एग्जांपल और गिवन है ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन जो है वो कहां बनाया गया है? रोजी। ये जो रोजी है, रोजी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनाया था? 1997 के अंदर। तो 1997 में पहले ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई रोजी, और रोजी ने क्या बनाया गया? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। इट इज द ट्रांसजेनिक काउ रोजी, और रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहां से कहां पर गया वो? इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन कहां बनाया गया? ट्रांसजेनिक गाय, नाम क्या था? रोजी। कब बनाया गया? 1997, और मिल्क में क्वांटिटी क्या है? 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यहां से बच्चों डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। दिस मिल्क न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। चौथे की तरफ आते हैं वैक्सीन सेफ्टी, और पांचवें की तरफ आते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, है ना? दोनों लगभग एक ही बात है। हमने क्या किया? हमने एक माइस लिया, माइस को जीन दिया, जीन देकर हमने क्या करवा ली? एक डिजीज। अब इस डिजीज के अगेंस्ट हमने क्या डेवलप करके है? ड्रग। क्या डेवलप करके है? ड्रग। अब ये ड्रग किसको दी जाएगी? माइस को। माइस को ड्रग देकर इस ड्रग की क्या निकाली जाएगी? इफेक्टिवनेस। इस ड्रग की इफेक्टिवनेस क्या है? कितनी इफेक्टिव है? जब ये ड्रग हमें इसकी इफेक्टिवनेस पूरी दिख जाएगी, जब पूरी तरह इफेक्टिव नजर आएगी, तब जाके हम इसको ह्यूमन में ट्रायल में लाएंगे। जब तक हमें अदर एनिमल पे इसकी इफेक्टिवनेस नजर नहीं आएगी, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे हम ह्यूमन पे भी काम कर सकती है, हम इसको ह्यूमन पे यूज नहीं करेंगे। ह्यूमन पे कब यूज करेंगे? जब यहां पर इसकी इफेक्टिवनेस हमें नजर आएगी। डन। तो हमने कोई भी ड्रग जो तैयार की है, उस ड्रग को हमने कभी ह्यूमन में डायरेक्ट ट्रायल नहीं किया। ट्रायल करने के लिए हमने क्या बनाया? ट्रांसजेनिक एनिमल लाइक द माइस। एक एग्जांपल देकर ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, दैट इज द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए भी क्या बनाया? ट्रांसजेनिक माइस। अब एक चीज और क्या है कि जब आपको ये ड्रग माइस पे तैयार करनी है, माइस पे यूज करनी है, तो आप एक काम और क्या करो? इस ड्रग के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा दो। आप इस ड्रग के लिए माइस को हाईली सेंसिटिव बना दो, ताकि आपको इसका इंपैक्ट बहुत जल्दी नजर आ जाए। आप इतना वेट नहीं कर सकते कि आपने आज तक दिया रिजल्ट 3 4 5 6 महीने में, साल में। आप इतना वेट नहीं कर सकते। आप माइस को ड्रग के अगेंस्ट हाईली सेंसिटिव कर दो। तो हाईली सेंसिटिव करने के लिए आप एक ड्रग सेंसिटिव जीन भी इंसर्ट करा दो। आपने पहले माइस को क्या किया? ड्रग के लिए हाईली सेंसिटिव बना दिया। हाईली सेंसिटिव बनाने के बाद आपने ड्रग दिया, तो बताओ बच्चों आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे या लेट मिलेंगे? रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। जितनी जल्दी आपके पास रिजल्ट आएंगे, आप उसको ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन यूज के लिए रिलीज कर पाओगे। आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तो यहां एक बहुत ही प्यारी लाइन है एनसीईआरटी की, दिस इज नोन एज द टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन व्हिच मेक देम मोर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक। ये कौन आपका? नॉन ट्रांसजेनिक, और ये कौन आपका? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक एनिमल को आपने ड्रग सेंसिटिव जीन दिया है, मतलब आपने उसको ड्रग के लिए हाईली सेंसिटिव कर दिया है। अब आप ड्रग की थोड़ी भी डोज दोगे तो उस पे आपको उसका इंपैक्ट नजर आएगा, नजर आएगा। तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है? ट्रांसजेनिक या नॉन ट्रांसजेनिक? ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक, क्यों? आपने उसको ड्रग के लिए सेंसिटिविटी जीन दे दिया है। रिजल्ट आपके पास जल्दी आएंगे, रिजल्ट आपके पास जल्दी आएंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है हमारे अंदर, हमारे सिलेबस में, कि जो हमें तैयार करने के लिए, पूरा करने के लिए हमने क्या तैयार कराए हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, बनवाया एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन के केस में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन बनवाए हैं, नो डाउट। बट हमारा मेन टारगेट प्रोडक्ट बनवाना नहीं था। हमारा सबसे मेन टारगेट क्या था? रिसर्च वर्क। क्योंकि कोई भी रिसर्च वर्क कभी भी डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं होता। तो हमने मेन रिसर्च वर्क के लिए क्या तैयार कराया है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बच्चों, अब दो छोटे-छोटे टॉपिक और एनसीईआरटी के अंदर, एक तो एनसीईआरटी का है, एक हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। एथिकल इश्यूज, एथिक्स मतलब हमारी मॉरल वैल्यू। ये जो हम बात कर रहे हैं एथिक्स मतलब हमारी मॉरल वैल्यू, ये जो हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की बात जो कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव भी आए हैं। हम कोई भी वर्क जब करते हैं तो इसके हम दोनों एस्पेक्ट लेकर चलते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आते हैं। ना चाहते हुए भी कई बार हमारे पास कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स आ गए। जैसे एक प्लांट है, वो वीड था जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, और हमें वो समझ में नहीं आया, तो हमने उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप कर दी। एक तो पहले वीड था, पहले से ही वीड था, फिर हमने उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर और डेवलप कर दी, तो यार उसको खत्म करना और मुश्किल हो गया, तो हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बड़ी समस्या बन गई हमारे लिए। कुछ ऐसी गलतियां भी हमारे साथ हुई, जैसे पढ़ते हो ना अपने यार इसमें मॉर्फोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव चैप्टर में, आइकोर्निया। हमें थोड़ी पता कितना डेंजरस होगा, एक ही तो प्लांट लाए थे ना यार, बट हमें क्या पता रिजल्ट खराब होगा। इसी तरह से लेंटाना का हमारा इंटेंशनल नहीं था, हमसे हो गया, हमसे हो गया। तो कुछ ऐसी गलतियां हमसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हुई जिससे हमें नुकसान भी हुआ। ठीक है, तो अब उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था जीईएसी। क्या नाम था? जीईएसी। द मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो टू एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना रेगुलेशन के, बिना नियम से बाहर जाकर हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाए हैं, उन रूल्स ऑफ रेगुलेशन को क्या कहा गया? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू evaluate the morality of all human activities. Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. ये कमेटी डिसाइड करेगी कि हमें किसे यूज करना है और किसे यूज नहीं करना और कैसे यूज करना है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, हम वो वर्क नहीं कर सकते। तो ध्यान से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन पड़ेगा GEAC। GEAC फुल फॉर्म है, GEAC will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for the public service. जब तक GEAC का अप्रूवल नहीं आ जाता, तब तक हम उस ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करेंगे। क्लियर?
लास्ट है बच्चों बायो रेडिएशन। ये भी आपके चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में गिवन है। ये हमारी एक नई ब्रांच है। बायो रेडिएशन का मतलब क्या है कि लेटेस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोब की हेल्प से पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब को यूज किया जा रहा है। तो माइक्रोब की हेल्प का एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में गिवन है स्यूडोमोनास पुटिडा। क्या कहते हैं, सुपरबग या ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। आपने देखा हुआ है कई बार क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। ये जो क्रूड पाम ऑयल लेकर आते हैं बाहर की कंट्री से ना, कच्चा तेल लेकर आते हैं, तो कई बार क्या होता है वो जहाज समुद्र में डूब गए तो जो तेल था, कच्चा तेल था, वो सारा तेल सरफेस पे फैल गया। अब यार वो तो बहुत खतरनाक, उसमें तो हाइड्रोकार्बन हाईली इन्फ्लेमेबल और आसानी से डिग्रेड भी नहीं होता। वो तो बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहा है मेरी लाइफ को, तो मेरे लिए तो डेंजरस में आ गई। तो उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया गया था जिसका नाम था स्यूडोमोनास पुटिडा। क्या कहते हैं, सुपरबग या ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, दिस बैक्टीरिया वुड क्लीन द ऑयल स्पिल, ऑयल ईटिंग बग। उसे तैयार किसने किया था, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साहब ने क्या किया था, इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की 4 कॉपी ट्रांसफर की। एक कॉपी, ये दूसरी कॉपी, ये तीसरी कॉपी और ये चौथी कॉपी। इन चारों प्लाज्मिड के साथ इन्होंने क्या किया, एक जीन जोड़ दिया। क्या क्या, एक जीन जोड़ दिया, 4 जीन ट्रांसफर कर दिए।